एक अगला इसमें टॉपिक लिखा था डीजेनरेसी, यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अगर डीजेनरेसी होगी तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखो हमारे सामने लिखा हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया इसको आप ये सिंपल देखो, डीजेनरेसी क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा, बोला जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में डीजेनरेसी है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कोई भी क्वेश्चन करेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे मिनिमम कॉस्ट उसी से आती है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को कैसे यूज़ करना है हमको। चलो देखें, सबसे पहले हमने कहा इसमें क्या करना है कि जब वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड कभी भी किसी क्वेश्चन में लगाते हैं तो हम पेनल्टी मेथड यूज़ करते हैं ना। तो चलिए पेनल्टी पहले लिख लो इसके। देखो यहाँ पेनल्टी कितनी आएगी 1, क्योंकि 7 और 6 था। ठीक है, यहाँ पेनल्टी आ गई 1। यहाँ पर देखो 4 और 7 3 आ जाएगा। यहाँ पेनल्टी लिखोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 3 1। चलो यहाँ देखो पेनल्टी लिखो, यहाँ पर 8 9 1, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर कितना आएगा 1। ठीक, तो ये हमने कुल मिलाकर के इसकी पेनल्टीज लिख ली कि जो पेनल्टी हमारे पास यहाँ आई। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो कहाँ पर थी, यहाँ पर थी और यहाँ पर थी। तो या तो इधर से भाई कराओगे, इधर से कराओगे। अगर इधर से लोएस्ट कॉस्ट चेक करो कितना आएगा 4 आएगा, इधर से भी लोएस्ट कॉस्ट कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर। अब देखो दिक्कत समझना ये है कि 4 यहाँ पर भी है, इधर से भी 4 इधर से भी, यानी हर हाल में हमको एलोकेशन यहीं पे करानी है। अच्छा, यहाँ पर एलोकेशन होगी कितनी ये समझना आप। जब यहाँ पर 40 सप्लाई है और 40 डिमांड है तो इसको 40 देना पड़ेगा, तो इसको आप 40 दे दो। ठीक, देखो इससे क्या होगा, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये रो कॉलम दोनों ही हटेगा ना, क्योंकि डिमांड भी सप्लाई दोनों ही कंप्लीट हो गए, रो कॉलम दोनों हटा देंगे। बस एक चीज़ थोड़ा यहाँ हम जल्दी से बता दें आपको कि बाई चांस इस क्वेश्चन में यहाँ पर रो कॉलम दोनों हट रहे थे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास 9 नहीं होता, यहाँ पर आपको एक सेम कॉस्ट और मिल जाती है, यहाँ भी 4 लिखा होता। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 4 लिखा होता है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो 40 अवेलेबिलिटी 32 डिमांड कितना आता 32 आता। 32 यहाँ हम कराते, क्यों सर यहाँ 40 मैक्सिमम करा देते। लेकिन एक बात समझो, अगर यहाँ 32 कराएंगे तो इससे क्या हो, ये कॉलम हटेगा। अभी कितना बचा यहाँ पर 8 और 8 यहाँ पर आ जाएगा, उससे क्या हुआ 32 + 8 40 हो गया। अब होगा क्या, डीजेनरेसी कब होती है, जब किसी क्वेश्चन में एलोकेशन m+n-1 से कम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, डीजेनरेसी को हमेशा अवॉइड किया जाता है कि डीजेनरेसी क्वेश्चन में ना होने पाए, ध्यान रखो। अब जैसे यहाँ तो मजबूरी हो गई, यहाँ मजबूरी हो गई कि भाई हमको हर हाल में इसी पे एलोकेशन करानी। हमने क्या बताया, अगर सेम कॉस्ट कहीं भी आगे मिल जाए, यहाँ मिल जाए या यहाँ कहीं पे ऐसा हो जाए कि इस जगह मिल जाए, तो जब कभी एलोकेशन 2 पार्ट में अगर डिवाइड हो सके तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसा केस मिले कि डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर आपकी मजबूरी है, आपको एलोकेशन वहीं करानी है। चलो यहाँ कराया हमने, समझ में आ गई बात ना, कि यदि इसी जगह पर 9 की जगह 4 लिखा होता तो हम पहले एलोकेशन 4 पे 32 कराते और फिर 8 बचा हुआ यहाँ करा लेते। इससे हमारी डीजेनरेसी क्वेश्चन में अवॉइड हो जाती है, डीजेनरेसी होती ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता। तो डीजेनरेसी क्वेश्चन में तभी होती है जब एलोकेशन m+n-1 से कम हो जाती है। ठीक है, चलो अब आते हैं इसकी सेकंड टेबल, देखो क्या बनेगी। हमने कहा रो कॉलम दोनों हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास बचेगी 2 रो और 3 कॉलम। देखते हैं 2 रो और 3 कॉलम। तो रो हमारे पास बच रहा है A और C और कॉलम बचेगा 1st 2nd और 4th। ठीक है, तो लिख लें, देखो A में 8 10 6, C में था 9 11 और 8। ठीक है, अब यहाँ बचा 50, यहाँ बच गया 30, यहाँ बचा 23, ये बचा 32 और यहाँ पर आ गया 25। ठीक, चलिए अच्छा दोबारा देखें, फिर से एक दोबारा हम पेनल्टी इसकी निकालते हैं और देखें पेनल्टी कितनी आएगी। यहाँ पर देखो पेनल्टी दोबारा जब निकालोगे तो 8 और 6 यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ 9 और 8 कितना आएगा 1, यहाँ पर पेनल्टी देखें 1, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 2। ठीक, अब देखो फिर से दोबारा यही हुआ कि यहाँ पर भी मैक्सिमम पेनल्टी, यहाँ से मैक्सिमम पेनल्टी, दोनों से देखो मिनिमम कॉस्ट क्या है, यहाँ भी 6 आ रहा है, इधर से भी 6 आ रहा है, यानी 6 पे ही एलोकेशन करानी हो। कितनी एलोकेशन होगी 50 सप्लाई थी, देखो ध्यान से 50 क्या थी सप्लाई थी और डिमांड कितनी थी इसमें 23 थी, तो यहाँ पर 23 करा दो अब इसमें। ठीक, 23 यहाँ करा दिया। अब देखो ध्यान से 23 कराने पर एक कॉलम हटेगा और अभी यहाँ पर 27 बच जाएगा।
तो कॉलम को हम हटा देते हैं और बाकी बचा हुआ जो भी है उसको इसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, चलो देखें, कॉलम हटा दिया, दोबारा टेबल को हमने फिर से फॉर्म कर लिया। यहाँ लिखा हमने ए सी फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर बच गया 8 10 9 11 27 30 25 32। ठीक, चलो अच्छा, अब आते हैं देखें जहाँ से, अब हमारे पास दोबारा फिर से पेनाल्टी हम निकालेंगे और देखें पेनाल्टी क्या क्या आ रही है हमारी। तो हमने देखा सबसे पहले फर्स्ट वाले में पेनाल्टी यहाँ पर आ रही थी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर पेनाल्टी निकाल लो 1 और यहाँ पर भी कितनी 1। अब देखो एलोकेशन या तो यहाँ से कराएंगे और या फिर यहाँ से कराएंगे। देखो ज़रा, इससे लोएस्ट कॉस्ट क्या है 8 पर एलोकेशन कितनी आएगी 27, 25 कितना आया 25 आया। यहाँ से 9 पे करा के देखो, 9 पे कराओगे 30, 25 कितना है 25 आएगा। फिर एक चीज़ समझना, अब आपको सर 8 पे करा लें या 9 किसी एक पे करा लें। बात फिर मैं कहा था, अगर ध्यान हो सबको, कि जब कभी ऐसा केस हो जाए कि 2 या 2 से ज़्यादा पेनाल्टी सेम आए तो लोएस्ट कॉस्ट पर मैक्सिमम एलोकेशन कराते हैं। लेकिन दिक्कत इस क्वेश्चन में कि 25 यहाँ पर भी 25 यहाँ पर भी है। ऐसा केस कभी मिल जाए तो आप देखा करो कि जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो एलोकेशन वहीं कराओ आप, मतलब समझे। 8 पर 25 नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे 9 पर 25 कराएंगे, यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होगी। क्लियर, तो यहाँ पर जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो भाई हमारे हिसाब से इस तरह चलो, बाकी बुक में लिखा कहीं भी एलोकेशन करा सकते हो आप। तो 9 पर 25 हमने कर लिया। 25 करने पर देखो ये कॉलम हट जाएगा और अभी यहाँ भी कितना बच जाएगा 5। अब आप खुद सोचो, अगर कॉलम ये हट गया तो 2 ही एलिमेंट तो हमारे पास बचे ना। ठीक, 27 यहाँ करा लो, 5 यहाँ करा लो, 27 5 कितना हो गया 32 हो गया। कुल मिलाकर हमारे पास सारी एलोकेशन यहाँ से फिल हो गई। चाहो तो एक आप अलग से बना सकते हो, कॉलम हटाने के बाद 10 11 27 5 और 32। क्लियर एकदम। तो अब देखो ये जो हमारे पास इतनी एलोकेशन आई हैं, जरा इन सबको अपनी फर्स्ट टेबल में फिल करते हैं, है ना। A6 पर 23 था, A6 पर 23 हमने फिल कर लिया। इसके बाद ए सेकंड पर 10 पर कितना था 27 था, इसको 27 फिल कर लिया। सी फर्स्ट पर 9 पर 25 था तो 9 पर 25 कर लिया। सी सेकंड 11 पर 5 था तो 11 पर हमने 5 कर लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो एलोकेशन हुई 1 2 3 4 5, और जबकि तुम्हारे हिसाब से एलोकेशन कितनी होनी चाहिए थी m+n-1, यानी कि यहाँ पर 6 एलोकेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो एलोकेशन हुई हमारी कितनी 5। तो देखो यहाँ लिखा जाएगा कि एलोकेशन इज लेस देन m+n-1, सो सोल्यूशन इज डीजेनरेट। ठीक है भाई, तो सोल्यूशन कैसा हमारा हो गया डीजेनरेट सोल्यूशन हो गया। क्लियर। अच्छा, अब डीजेनरेट अगर हो जाता है और हमसे कहा जरा सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें इसमें यूवी मेथड लगा के इसको ऑप्टिमलिटी भी चेक करना है। ठीक है ना, तो देखो फिर क्या करना है इसको समझना आप जरा। इसकी पहले मिनिमम कॉस्ट आप निकाल लो कितनी आ रही है, ज़रा ध्यान देना। इसकी मिनिमम कॉस्ट अपने पास आ जाएगी, देखो यहाँ पर आ गया 270 प्लस 138। ठीक है, 138, यह आएगा 160, यह आएगा 225 और प्लस आएगा 55। ठीक, इसको आप अगर ऐड करोगे तो 848 आ जाएगा। ये कितना आया 848। क्लियर। तो हमारे पास देखो ये हमारे पास इसकी मिनिमम कॉस्ट आ गई 848। अब समझना ये कि इसका यूवी मेथड कैसे लगाया जाए इसमें। तो हमको ध्यान है यूवी मेथड लगाने का तरीका या मोदी मेथड लगाने का तरीका ये था कि एलोकेशन मस्ट बी इक्वल टू m+n-1। जब तक एलोकेशन m+n-1 नहीं होगी तब तक हम इस क्वेश्चन में मॉडिफाइड मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना है उसको समझना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो डीजेनरेसी यहाँ पर है क्वेश्चन में। एलोकेशन जब तक m+n-1 के बराबर नहीं होगी तब तक मॉडिफाइड मेथड यूज़ नहीं होगा। अब क्या करना है इसको समझो। इस टेबल में देखो ध्यान से, हमको एक एलोकेशन अपनी तरफ से बढ़ानी पड़ेगी। कई जगह एक एलोकेशन बढ़ानी पड़ती, कई जगह 2 एलोकेशन भी बढ़ानी पड़ती हैं। एक ही बढ़ानी है क्योंकि हमको 6 एलोकेशन चाहिए, 5 ऑलरेडी यहाँ पर हैं। अब वो एलोकेशन कैसे करते हैं, हम क्या करें देखें। पूरी टेबल में सबसे छोटी कॉस्ट क्या है 7, 2 जगह पर है। किसी एक 7 पर अपनी तरफ से एक स्मॉल पॉजिटिव अमाउंट मान लेते हैं। ठीक है, एक स्मॉल पॉजिटिव अमाउंट कहाँ पे मानते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे मानते हैं। आप यहाँ भी मान सकते हो, आप यहाँ भी मान सकते हो, किसी एक पर मान लो। ठीक है, हमने मान लिया इस 7 पर हमने एक डेल्टा मान लिया विच इज स्मॉल पॉजिटिव अमाउंट। अब देखो ये हमको नहीं पता है क्या है कितना है, इसलिए 7 इंटू डेल्टा का मान कुछ नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। बस ये एक एलोकेशन अपनी तरफ से हमने मान ली। ठीक है, तो हमने कहा ना ये डेल्टा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, बात इतनी चेक करनी है कि जो डेल्टा हमने माना वो सही प्लेस पर है कि नहीं है। उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, डेल्टा आई जे निकालना है। अगर डेल्टा आई जे पूरा पॉजिटिव आएगा
तो इसका डेल्टा हमने सही जगह माना, और नहीं आएगा तो फिर डेल्टा कहाँ शिफ्ट होगा वो हमें चेक करना होगा। क्लियर? तो क्या करना है, वी सेलेक्ट ए स्मॉल पॉजिटिव अमाउंट डेल्टा एट द लोएस्ट कॉस्ट एट द मिनिमम कॉस्ट इन द मैट्रिक्स टेबल। इसमें देखो मिनिमम कॉस्ट पर रखना है, वेयर द एलोकेशन इज नॉट परफॉर्म। अब एक बात और समझना, दो चीज़ें इसमें होती है। डेल्टा आप मान लो जब यहाँ पर, तो जहाँ भी डेल्टा मानना ये जरूर चेक करना कि डेल्टा के साथ क्लोज सर्किट तो नहीं बन रहा है। देखो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ है, नहीं बन रहा है ना। इसमें अगर यहाँ पे एलोकेशन होती तो ये क्लोज सर्किट बन जाता। तो यदि डेल्टा के साथ क्लोज सर्किट एलोकेशन के साथ बन जाए कभी भी, तो फिर डेल्टा वहाँ नहीं मानते हैं, डेल्टा फिर नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट पे मानते हैं। ठीक, तो दो चीज़ें चेक करनी है। हमको सबसे पहले करना है ए स्मॉल पॉजिटिव अमाउंट एट द मिनिमम कॉस्ट वेयर द क्लोज सर्किट इज नॉट परफॉर्म विद द एलोकेशन। ठीक है, तो इसमें हम चाहे तो इसको लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं नोट करके, आपको ध्यान रखना है इसको, आप ये नोट करके लिखे देता हूँ मैं। सेलेक्ट स्मॉल पॉजिटिव अमाउंट, सेलेक्ट स्मॉल पॉजिटिव अमाउंट डेल्टा at minimum cost where the closed circuit not perform with allocation। ठीक, ये दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। और यदि ऐसा हो जाए, क्लोज सर्किट बन जाए, तो डेल्टा को उठाकर नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट पर मान लेते हैं। बात समझ में आ गई सबको? तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं किस तरह से मैं UI प्लस VJ CIJ डेल्टा ये बनाएंगे, वो आपको पीछे बता चुके, एक बार फिर से दोबारा हम देखते हैं कैसे करा जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप नोट कर लोगे। इसके हम देखते हैं इसका UI प्लस VJ CIJ डेल्टा ये कैसे बनेगा। क्लियर? देखें जरा सब लोग। तो इस टेबल को ऐसे रखना जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बिगाड़ने की, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार अभी हमको। ठीक है, अब ज़रा देखें क्या करना है अगली टेबल में। हमने कहा अगली टेबल बनाएंगे UI प्लस VJ टेबल। ठीक है, ज़रा देखें। तो हमने कहा था यहाँ U1, U2, U3 मान लो, कॉलम वाइज V1, V2, V3, V4 मान लो। ठीक है, इतना रख लिया। अच्छा, अब क्या बताया था हमने, ये टेबल हमारी होती है, क्या बोलते हैं उसको, UI प्लस VJ टेबल। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एलोकेशन थी वो सेल आप क्रॉस करो। ठीक है, वो सेल क्रॉस कर दो, ये सेल क्रॉस कर दी हमने। डेल्टा को भी एज ए एलोकेशन ट्रीट करना, ध्यान रखना है, इसलिए माना ही था उसको हमने। अब इसकी हम सारी इक्वेशंस बनाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशंस बनती हैं इसकी। ठीक है, देखो पहला बना U1 प्लस V2 इक्वल टू 10, U1 प्लस V4 इक्वल टू 6, U2 प्लस V3 इक्वल टू 4, U2 प्लस V4 इक्वल टू 7, U3 प्लस V1 इक्वल टू 9 एंड U3 प्लस V2 इक्वल टू 11। ये आपने 6 इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब देखो जरा एलोकेशन जो तुमने बनाई है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन में क्या बताया था कि मैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रो है कॉलम में एलोकेशन होगी उसको हम 0 पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ 2 थी, यहाँ 2, यहाँ 2, कॉलम में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 2, 2 से ज़्यादा कहीं नहीं है। किसी एक को 0 मान लो, हमने U3 को 0 मान लिया। U3 0 अगर मानेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9, V2 कितना आएगा 11। ठीक है, V2 अगर 11 रखो उधर ले जाओ तो U1 इक्वल टू आएगा -1, और U1 -1 अगर रखोगे तो V4 इक्वल टू आएगा 7। V4 अगर 7 होगा तो U2 आ जाएगा 0, और लास्ट बचा V3, तो V3 रख लो, U2 0, V3 4 आ जाएगा। क्लियर? सब वैल्यू हो गई सब पूरी। अब सब खाली जगह भर दो जरा इसकी। जब खाली जगह भरोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 11, यहाँ पर कितना होगा 9, यहाँ पर होगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी ये भरना है, तो 0 और +7 हो गया। तो ये हमारा UI प्लस VJ हुआ। और अब हम आते हैं इसका CIJ टेबल बनाते हैं। तो CIJ टेबल में कोई ख़ास बात है नहीं बनाने में, आप भी जानते हो। जितना CIJ टेबल में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी टेबल है, बनाओ उसको। देखो लिखेंगे CIJ,
CIJ मतलब होता है नॉन एलोकेटेड कॉस्ट मैट्रिक्स, मतलब जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं है वहाँ पर कॉस्ट क्या क्या है इसको भर लेते हैं। जहाँ जहाँ सेल क्रॉस थे वो हमने पहले क्रॉस कर दिए। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा सब भरो, जरा वैल्यूज़ यहाँ से भरो। देखो वहाँ पर था 8, यहाँ कितना था 7, यहाँ पर क्या था 12, यहाँ पर था 9, ठीक है, यहाँ पर था 10 और यहाँ पर था 8। हमने CIJ टेबल बना लिया। अब CIJ टेबल बनाने के बाद आते हैं जो मेन टेबल है डेल्टा है उसको यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, देखें लिखा हमने डेल्टा IJ दैट इज CIJ माइनस UI प्लस VJ, यही टेबल तो होता है ना, CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो देखो तेरे घटा के देखो यार, अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पर एलोकेशंस थी उन सभी जगहों को हम पहले क्रॉस कर लेते हैं और एक एक करके दोनों मैट्रिक्स सामने दिए CIJ UI प्लस VJ घटा लेते हैं। तो घटाओ जरा इसको, 8 माइनस 8 आ गया 0, देखो 8 माइनस 8 0, ठीक है, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 4, इसके बाद 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 11 कितना आ गया -2, 10 माइनस 4 आ गया 6 और 8 माइनस 7 आ गया 1। दिक्कत ये है कि डेल्टा IJ नेगेटिव आ गया, डेल्टा IJ आ गया लेस देन 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। इसका मतलब क्लियर है कि डेल्टा IJ जो हमने डेल्टा माना है वो गलत माना है, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो देखो इन क्वेश्चन में कोई सर्किट बुक में बना होगा, आप कुछ मत करो, डेल्टा हमेशा नेगेटिव प्लेस पे लाके शिफ्ट कर दो और दोबारा फिर ये प्रोसेस कंप्लीट कर लो। मतलब समझे क्या करना है, मान लो दो जगह नेगेटिव होता, -2 -4 होता तो -4 पर रखते हैं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पर रखते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी कभी डेल्टा सही जगह पे नहीं होगा तो कहाँ पे उसको ले जाना है, जहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि अब अगर हम दोबारा टेबल बनाएं इसकी फिर से तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना है, मिनिमम कॉस्ट भी वही रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज होना, सिर्फ डेल्टा की एक पोजीशन जो है वो चेंज होगी। नेक्स्ट टेबल में कहाँ जाएगा, -2 मतलब 9 पर आ जाएगा, डेल्टा कहाँ आएगा 9 पर आएगा। और देखो उसको आने से शिफ्ट होने से कोई फ़र्क पड़ा, एलोकेशन तो सारी वही थी ना, कॉस्ट तो 848 ही रहेगी, बस कहाँ पर डेल्टा आना वो हमें चेक करना। ठीक है, हम दोबारा टेबल को एक बार फिर से बना देते हैं, इसी फर्स्ट टेबल को, हालांकि वो पूरा बना उसमें डेल्टा ही शिफ्ट करना, लेकिन फिर भी एक बार हम टेबल को दोबारा बनाते हैं और बना के सारी हम आपको एलोकेशन भर देते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी एलोकेशन होंगी। तो उस टेबल को हम दोबारा बना लेते हैं, वो क्या बनेगा ध्यान दो। देखेंगे 8 10 7 6 7 4 9 12 9 11 10 और 8। ठीक है, अब हम जरा सारी एलोकेशन जो थी पहले वो भरते हैं, जो एलोकेशन यहाँ पर थी। 10 पर था 27, ठीक है, 6 पर था 23, 7 डेल्टा था वो उठकर कहाँ आ गया 9 पर आ गया, 4 पर कितना हुआ 40, 9 पर कितना हुआ 25 और 11 पर कितना हुआ 5। ठीक है, तो अब देखा अपनी डेल्टा की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गई। तो हमने कहा ना जब एलोकेशन नहीं चेंज हुई तो अगर आप इसको देखो दोबारा तो मिनिमम कॉस्ट तो वही आ जाएगा ना। मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा 848 जो था पहले वही आएगा, उनमें कुछ चेंज होना नहीं। अब हमको करना क्या, आखिरकार करना क्या, इन एलोकेशन के अकॉर्डिंग हमको फिर से UI प्लस VJ CIJ डेल्टा IJ निकालना है। उतना निकालने क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या करना है, ध्यान दो इसको, यहाँ से दोबारा हम टेबल को फिर से एक बार चेक करते हैं कि पॉजिटिव आएगा डेल्टा IJ कि नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग UI प्लस VJ हम फिर से बनाते हैं। देखो UI प्लस VJ बनाओगे इसका इस तरह से बनेगा। ये क्या क्या है, यहाँ लिख लिया हमने UI और प्लस VJ। हमने कहा था जहाँ जहाँ पर एलोकेशंस हैं उन्हें आप देखो क्रॉस कर देना, U1 U2 U3 लिख लो, यहाँ पर V1 V2 V3 और V4 लिख लो। ठीक, एलोकेशन जरा जहाँ जाती वहाँ क्रॉस कर दो पहले इसको। तो क्रॉस किया हमने, देखो ये एलोकेशन था, यहाँ पर था, यहाँ यहाँ और ये दोनों एलोकेशंस थी। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग UI प्लस VJ के अकॉर्डिंग आप सारी इक्वेशंस बना लो। देखो इक्वेशन हम बनाते हैं, यहाँ लिखा U1 प्लस V2 इक्वल टू 10, U1 प्लस V4 इक्वल टू 6, U2 प्लस V2 इक्वल टू 9, U2 प्लस V3 इक्वल टू 4, U3 प्लस V1 इक्वल टू 9 एंड U3 प्लस
V2 इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, सारी एलोकेशन बन गई सब पूरी। सभी क्वेश्चन बनाने के बाद सबसे ज़्यादा एलोकेशन जरा चेक करो कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ एक, यहाँ पर 3 एलोकेशन है, यहाँ पर एक। तो जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन उसको पहले 0 पुट करना है। तो V2 हमने यहाँ 0 पुट किया। अब देखो V2 अगर 0 हुआ तो U1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। V2 0 हुआ, U2 कितना आ गया 9। ठीक है, और अगर V2 0 हुआ तो U3 आ गया 11। आ गए तीनों। अब V1 V2 V3 निकालो, कितना आएगा देखो ध्यान से। V1 निकाल लो, U3 कितना था 11, उधर लेगा तो -2 आ गया, तो U1 आ गया यहाँ पर -2। ठीक है, इसके बाद U3 का मान 11 रखा, V2 तो ऑलरेडी अपने पास था, सॉरी। V3 निकालो, U2 का मान रखा 9, उधर लेगा तो -5 आ गया, तो V3 आ गया -5। ठीक है, U2 रख लिया 9, उधर -5। इसके बचा V4, तो यहाँ U1 का मान रखो 10, तो ये आएगा -4, ये आ गया -4। ठीक है, अब हमने सारी वैल्यू निकाल ली। इन सबको क्या करें, उठा के अब जरा जितने खाली जगह सब फिल करो। तो वो फिल करो, 10 और -2 कितना आएगा 8, 10 - 5 आएगा +5, 9 और ये आएगा कितना 5, ये आ गया कितना 5। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा 6। आ गया, सारी वैल्यू भर गई। अब जरा CIJ और डेल्टा IJ तुरंत बना लेते हैं, क्या बनेगा। देखो CIJ भी निकाल बनाओ, क्या बनेगा। देखो CIJ बनाते हैं। CIJ में कुछ खास बात करनी नहीं, आपको पता ही है कि सिर्फ खाली हमको एलोकेशन जहाँ जहाँ थी वो क्रॉस करके और सारी फर्स्ट टेबल से फिल कर लेनी सारी चीज़ें। लिखा हमने यहाँ पर CIJ। तो CIJ देखो रखो, जहाँ जहाँ एलोकेशन थी वो पहले क्रॉस कर दो। ये क्रॉस हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये दोनों हो गया। ठीक है, कुल मिला करके ये करने के बाद जहाँ जहाँ एलोकेशंस नहीं थी वो रखो, 8, 7, 7, 8, 10 और 12। आ गया CIJ। और लास्ट था इसका डेल्टा IJ। जरा चेक करते हैं डेल्टा IJ कैसा आ रहा है। देखो डेल्टा IJ इक्वल टू हमने बताया था CIJ माइनस था UI और प्लस VJ। ठीक, देखो जहाँ जहाँ एलोकेशंस थी पहले वो क्रॉस करो आप। ये हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके बाद आप जरा घटाना शुरू करो। ये टेबल बनी, इससे घटाना है अपने को UI प्लस VJ। ठीक है, तो 8 - 8 देखो कितना आया 0, 7 - 5 आ गया 2। ठीक है, 12 सॉरी ये बचा था ना, कितना आया था यहाँ पर 7 आया था, 9 - 2 7 था। कोई बात, देखो 9 - 2 7, अच्छा घटाओ उसको। 12 - 7 5, 7 - 5 2। ठीक है, 10 - 6 4 और 8 - 7 1। अब ध्यान से देखो डेल्टा IJ पूरा पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ आ गया डेल्टा IJ ग्रेटर देन 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका ये बन गया, सोल्यूशन ऑप्टिमल गया, हेंस मिनिमम कॉस्ट इज 848। तो ये हमारा था डिजेनरेसी, इस तरह सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखो डिजेनरेसी भी आपको आ गया, हमने मॉडिफाइड मेथड ही बताया। बस ध्यान इसमें थोड़ा सा एक एक्सरसाइज आगे लिखी, उसमें अनबैलेंस प्रॉब्लम आपको दी गई होगी। अनबैलेंस प्रॉब्लम कुछ अलग नहीं करना है, अनबैलेंस प्रॉब्लम में यही दोनों मेथड यूज़ होते हैं। तो डिजेनरेसी क्वेश्चन में होगी, अनबैलेंस में इतना होता है कि आपको सप्लाई डिमांड सेम नहीं होती, उसको सेम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 कुछ भी लिखा है, सपोज कुछ मान लेते हैं 10 5 और 10 25 इधर से हुआ, इधर मान लिया कुछ 25 जोड़ने पर नहीं हो रहा है, इधर सपोज 20 हो रहा है, तो आपको 5 कम पड़ रहा है इधर से, तो क्या करो एक कॉलम बढ़ा दो, 0 0 0 और 5 आइन फिल कर लो। बाकी प्रोसेस सिमिलर वही है। अनबैलेंस प्रॉब्लम थोड़ा इजी है कि यही दो मेथड यूज़ होते हैं, तो डिजेनरेसी क्वेश्चन में होगी और या फिर सिंपल आप उसको मॉडिफाइड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। बस ध्यान रखना जिन क्वेश्चन में कहा जाए सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वहाँ आप वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इनिशियल बेसिक निकालें, इसके बाद ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें। क्लियर? तो अब आप ये जरा हमने ट्रांसपोर्टेशन में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इनको अब आप कंप्लीट करना। बाकी इसमें एक दो वीडियो तुमको और हम देंगे जिसमें आपको सिंप्लेक्स मेथड दिया है। सिंप्लेक्स में क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत होती है डिजेनरेसी, सिंप्लेक्स की जो डिजेनरेसी थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा एक दो और हम चीज़ें बता देंगे आपको एक आध वीडियो में जिससे क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। और बाकी फिर ग्राफिकल मेथड थोड़ा एक दिन और हम मतलब अभी 2-3 वीडियो आपको हम बना के और देते हैं जिससे आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक, चलो इतना कंप्लीट कर लो, बाकी नेक्स्ट देखते हैं आगे।